नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग? होप ऑल वेल। आद्या एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वेलकम बैक टू आद्या एकेडमी वंस अगेन। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15। बट इससे पहले कि मैं ये 15th क्वेश्चन स्टार्ट करूं, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा दैट आप लोग पुराने वीडियोस को जरूर देखें ताकि इन सब क्वेश्चंस में आपको हेल्प मिल सके। सो इट्स अ रिक्वेस्ट, काइंडली वॉच द प्रीवियस वीडियोस आल्सो। ओके, सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है। A straight highway leads to the foot of the tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degrees, now which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. Please be careful, uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degrees. So find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. Okay, तो ये क्वेश्चन फिलहाल तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा-थोड़ा करके अगर हम इससे रिलेटेड एक प्रॉपर फिगर ड्रॉ करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपका टेंशन काफ़ी हद तक दूर हो गया। ठीक है? सो लेट्स सी, इससे रिलेटेड एक फिगर बनाते हैं। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। तो सबसे पहले क्या करना होगा? मतलब एक हाईवे है जो कि एक टावर के पास हमें पहुँचाती है, राइट? तो सबसे पहले एक टावर हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक ग्राउंड बनाता हूँ, ठीक है? लेट्स से कि ये मेरा हाईवे हो गया। ये मेरा हाईवे हो गया, ठीक है? और ये हाईवे क्या करता है कि मुझे एक टावर तक पहुँचाती है, ठीक है ना? तो ऑब्वियस सी बात है मुझे एक यहाँ पे टावर बनाना होगा। तो लेट्स से कि मैं एक टावर बनाता हूँ। ये देखिए, ये जो मैंने वर्टिकल लाइन बनाया ना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एक टावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? और ये जो लाइन है, ठीक है? ये लाइन क्या है? ये एक हाईवे है, ठीक है ना? अब क्या होता है? देयर इज अ मैन हु इज स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, ऑब्जर्व्स द कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्रीज। सो देयर इज अ पर्सन, लेट्स से कि वो टावर के टॉप पे है, ठीक है ना? ये देखिए पॉइंट। ये पॉइंट पे जो है ना ऑब्जर्वर बैठा है या खड़ा है जो भी है, ठीक है ना? यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है किसको? एक कार को। तो लेट्स से कि यहाँ पर हाईवे पे इस पर्टिकुलर टाइम पे ये क्या है? ये कार है, ठीक है ना? दिस इज द कार। और ये ऑब्जर्वर जो कि टॉप ऑफ द टावर पे है ना, ठीक है ना? यहाँ पे वो इस कार को ऑब्जर्व कर रहा है, मतलब देख रहा है। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि ये जो है अगर ऑब्जर्वर जो है, अगर वो एक नॉर्मल विजन मतलब अगर नॉर्मली इस तरफ से देखेगा वो तो क्या होगा? एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट होगी, राइट? सो दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट, ठीक है ना? लेकिन अभी क्या है कि ये ऑब्जर्वर अगर इस कार को देखना चाहता है, ठीक है? तो उसका लाइन ऑफ साइट क्या हो जाएगा? तो उसका अभी जो लाइन ऑफ साइट होगा वो कुछ यूं होगा, देखिए। दिस विल बी द लाइन ऑफ साइट, ठीक है ना? कार मान लीजिए यहाँ पर है इस पॉइंट पे। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए। तो ये जो कार है ना, इस कार को देखने के लिए ये ऑब्जर्वर को ना इस लाइन ऑफ साइट से देखना होगा। दिस विल बिकम हिज लाइन ऑफ साइट टू वॉच दिस कार। ओके, एंड दिस इज लाइक एन एरो। एरो मैं बस इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ सको कि ये लाइन ऑफ साइट है। तो देखिए, जो इसका हॉरिजॉन्टल विजन था ना ऐसे, ठीक है ना? उसके रिस्पेक्ट में ये जो फिलहाल जो लाइन ऑफ साइट है, ये कितने एंगल से नीचे आ गया? वो इतने एंगल से नीचे आ गया। एंड दिस एंगल इज व्हाट इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। इज दिस क्लियर? तो ये कार को देखने के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया? वो हो गया 30 डिग्रीज। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए क्या होता है। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर। विच इज मतलब दिस कार इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, यानी कि ये टावर है, राइट? ये इसका फुट है। तो ये कार जो है ना टावर के फुट की तरफ आ रही है। इज दिस क्लियर? तो क्या होता है, सिक्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, ये भी ध्यान दीजिएगा कि गाड़ी की स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है ना? तो 6 सेकेंड्स लेटर, 6 सेकंड बाद क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। सो सिंस दिस कार इज कमिंग टुवर्ड्स द टावर, तो लेट्स से कि 6 सेकंड के बाद वो यहाँ पर कहीं पे है। ये हो गई पोजीशन ऑफ द कार। कितने टाइम के बाद? 6 सेकंड के बाद जो कार इस पोजीशन पे था ना वो अब यहाँ पर आ गया, ठीक है? और ऑब्जर्वर जो है ना अभी भी वहीं पर बैठा हुआ है, ठीक है? अब अगर ये ऑब्जर्वर इस कार को देखना चाहेगा तो क्या होगा? सो उसका लाइन ऑफ साइट क्या होगा? तो देखिए, इस पॉइंट से अगर वो इस कार को देखना चाहता है, सो नाउ दिस विल बिकम द लाइन ऑफ साइट। ओके फ्रेंड्स, देखिए, यानी कि इस लाइन के अलोंग अब वो इस कार को देख पाएगा। दिस विल बिकम द लाइन ऑफ साइट अगर वो इस कार को फिलहाल देखना चाहता है। अब बताइए कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट था, ठीक है? उसके रिस्पेक्ट में ये कितना एंगल नीचे आ गया? यानी ये लाइन ऑफ साइट जो है फिलहाल इस हॉरिजॉन्टल साइट के कंपैरिजन में या रिस्पेक्ट में कितने नीचे आ गया? तो देखिए, कितने एंगल से नीचे आ गया? और इतने एंगल से नीचे आ गया मतलब ये जो एंगल नीचे आया इसी को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन अभी कितना हो गया उसका? 60 डिग्रीज हो गया। यानी कि 6 सेकंड के बाद उसी कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया 60 डिग्रीज। ओके फ्रेंड्स, तो अब आपसे ये पूछ रहा है कि इफ दिस कार इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, तो कितना टाइम लगेगा? उस कार को कितना टाइम लगेगा? यानी ये कार जो भी फिलहाल यहाँ पे है
उसको फुट ऑफ द टावर यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबको लेवल कर देते हैं। ये टावर के टॉप को ए कर देते हैं, फुट ऑफ द टावर को हम बी कर देते हैं, कार का जो इनिशियल पोजीशन था उसको हम सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और ये जो अभी है 6 सेकंड बाद वो मान लीजिए डी पे है, ठीक है ना। देखिए यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगा है, यहाँ से आने में लगा है टाइम इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स। ओके, आगे देखिए, और तो हमें कुछ दिया नहीं है इसमें, isn't it? नथिंग इज गिवन टू अस। तो क्या करें, देखिए सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये हाईवे है और ये क्या है, टावर है, ठीक है। तो हाईवे और टावर के बीच का जो एंगल है वो कितना होगा, वो होगा 90 डिग्रीज, ठीक है ना। ये आपको सबसे पहले ध्यान देना है। तो इससे क्या होगा ना कि देखिए हमें क्या मिल रहा है, दो राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहे हैं। एक तो मिल रहा है ट्राइंगल ए बी डी, राइट, और दूसरा मिल रहा है ट्राइंगल ए बी सी। ये दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हमें मिल रहे हैं, और इन्हीं के हेल्प से हमें पता लगाना होगा कि यहाँ से यानी पॉइंट डी से बी पर आने में इस कार को कितना टाइम लगेगा। ओके फ्रेंड्स, तो आई थिंक काफी हद तक इजी हो गया होगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे पुराने वीडियोस को देखे होंगे तो आप समझ गए होंगे कि अगर ये एंगल 60 है तो फिर ये एंगल भी 60 होएगा, राइट। कैसे होएगा, चलिए फिर एक बार बता देता हूँ। ये देखिए, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये क्या है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इजंट इट। और ये क्या है, ये एक ट्रांसवर्सल है। तो अगर ये एंगल 30 है तो फिर ये एंगल, सॉरी, ये एंगल अगर 60 है तो फिर ये एंगल भी 60 होगा। कैसे भाई, ऑल्टरनेट एंगल्स उसी तरीके से। देखिए ये दो क्या है, देखिए दोनों पैरेलल लाइन है, दोनों हॉरिजॉन्टल है तो पैरेलल है। और ये जो लाइन ऑफ साइट है एसी, वो एक ट्रांसवर्सल की तरह है, राइट। तो अगर ये एंगल 30 है तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल भी 30 डिग्रीज हो जाएगा। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एज आई टोल्ड यू, सबसे पहले हम ट्राइंगल ए बी डी को कंसीडर करेंगे। तो जो भी आप कंसीडर करते हो ट्राइंगल को, उसको लिख दो। तो क्या लूंगा मैं, इन ट्राइंगल ए बी डी। इन ट्राइंगल ए बी डी, ये देखिए ये एंगल हमें पता है 60, राइट। और इस एंगल के रेस्पेक्ट में हमें ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड यानी कि परपेंडिकुलर और बेस में हमें एक रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है ना। थोड़ा सा इजी करने के लिए मैं क्या करता हूँ ना, ये इसको मैं चाहूँ तो एच दे दूं क्या, चलो दे दूं, इसको एच लिख देता हूँ। और इसको क्या करूँ, एक्स कर दूं, चलो इसको एक्स कर देता हूँ। आप नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, फिर आपको बी डी और ए बी बार बार लिखना पड़ेगा, इसके लिए हमने एच और एक्स लिख दिया, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए बी डी क्या हम देख रहे हैं, ये एक एंगल है, और इसके रिस्पेक्ट में एच और एक्स में हम एक रिलेशन बनाना चाहते हैं। तो एच क्या है, परपेंडिकुलर है, और एक्स क्या है, बेस है। परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा रेशियो लगता है, अभी तक पता चल गया होगा, tan लगता है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, tan ऑफ थीटा, पहले जनरल फॉर्मूला, इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और थीटा क्या है यहाँ पे 60 है, तो आप लिख दो tan ऑफ 60 डिग्रीज इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर हमने क्या ले लिया है, ए बी है, उसको हमने एक्स लिया, एच लिया, तो यहाँ पे एच लिख दो। और बेस जो बी डी है उसको हमने क्या लिया है, उसको हमने एक्स लिया है। इज इट क्लियर फ्रेंड्स। तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और देखिए tan 60 क्या होता है, tan 60 होता है √3। तो यहाँ पे आप √3 लिख दीजिए, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, एच अपॉन एक्स। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो एच और एक्स में हमें क्या रिलेशन मिल रहा है, हमें मिल रहा है एच इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या हो जाएगा, √3x। सो एक रिलेशन मिला हमें दैट एच इज इक्वल टू √3x। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये वाले ट्राइंगल से तो और हमें कुछ हासिल नहीं हो सकता है, isn't it? तो एक काम करते हैं, अब हम दूसरा ट्राइंगल लेते हैं विच इज ट्राइंगल ए बी सी। कौन सा, ट्राइंगल ए बी सी। हमें हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल देखना होता है। ओके, तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूं मैं, और वापस अब क्या लिखूं, कौन सा ट्राइंगल मैं कंसीडर कर रहा हूँ, ट्राइंगल ए बी सी। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए इन ट्राइंगल ए बी सी। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, अगेन आप देखिए ये एंगल हमें पता है, राइट। और इस एंगल के रेस्पेक्ट में मैं चाहता हूं कि ये वाला साइड मतलब ऑपोजिट साइड, और ये उसका हो जाएगा एडजेसेंट साइड मतलब बेस, ठीक है ना। ये ध्यान दीजिएगा कि ट्राइंगल ए बी सी में बेस क्या हो जाएगा, बेस विल बी राइट फ्रॉम बी से लेकर सी तक। ओके, जो बेस होगा ना वो बी से लेकर सी तक हो जाएगा, और परपेंडिकुलर क्या होगा, वो ए से लेकर बी तक होगा। ओके, तो परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस, राइट। तो कौन सा रेशियो लगाएं, परपेंडिकुलर और बेस, tan। ओके, अभी तक पता चल गया होगा। तो हम क्या लगा रहे हैं, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और थीटा कितना है, थीटा है 30 डिग्रीज। तो आप क्या लिखोगे, tan ऑफ 30 इज इक्वल टू हाउ मच, परपेंडिकुलर हमें क्या है, देखिए परपेंडिकुलर यहाँ भी h ही है, तो यहाँ पे आप h लिख दो, राइट, इसको आप h लिख दो।
और बेस क्या है? बेस है बी से लेकर सी तक, राइट? तो आप बीसी की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? एक्स प्लस डीसी लिख सकता हूँ, बिकॉज बीसी जो है ना, बीसी इज बीडी प्लस डीसी, राइट? तो बीडी की जगह मैं एक्स लिख देता हूँ और डीसी को मैं डीसी ही लिखता हूँ। तो बेस की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्स प्लस डीसी। एनी प्रॉब्लम फ्रेंड्स? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब tan 30 क्या होता है? tan 30 होता है 1/√3, जहाँ पे 1/√3 लीजिए, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच? एच अपॉन एक्स प्लस डीसी। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे ना कि देखिए, ये h के जगह पे ना हम ये चीज लिखेंगे क्या? √3x, बिकॉज हमने पहले वाले ट्रायंगल में क्या कंक्लूड किया था? रिलेशन बिटवीन h एंड x, और h की जगह हम क्या लिख सकते हैं? √3x। अगले स्टेप में हम वही करने वाले हैं। 1/√3 इज इक्वल टू, इन प्लेस ऑफ h मैं क्या लिख रहा हूँ? √3x लिख रहा हूँ। तो √3x लिख दिया, और नीचे क्या होगा? x प्लस डीसी। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए आगे क्या करेंगे? आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। तो वन इंटू एनीथिंग वही होने वाला है। तो वन इंटू एक्स प्लस डीसी क्या हो जाएगा? इट विल बी एक्स प्लस डीसी। इट विल बी एक्स प्लस डीसी, एंड दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, यानी √3 इंटू एक्स। तो √3 क्या होता है? 3 होता है, एंड 3 इंटू एक्स 3x हो जाएगा। सो दिस विल बिकम 3x। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग चीज मिलने वाला है वो देखिए। अब ये एक्स जो लेफ्ट में ना, उसको मैं राइट में ले आता हूँ। तो डीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3x माइनस एक्स। ओके, और डी सी इज इक्वल टू 3x - x क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। तो देखो कितना इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिला हमें क्या? डीसी जो है ना वो 2 टाइम्स x है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या हुआ वो समझे आप? हमें क्या मिला? डीसी जो है ना वो 2 टाइम्स x मिला। यानी कि डीसी जो है ना, डीसी अगर बीडी x है, तो डीसी कितना हो गया? डीसी हो गया 2x। आर यू गेटिंग? यानी कि इसका मतलब क्या हो गया? कि ये बीडी से डबल है डीसी। आर यू गेटिंग? सो इन शॉर्ट में क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, देयरफॉर बीसी, देखिए डीसी 2 टाइम्स x है ना, और बीडी सिर्फ x है। तो ये x है और ये 2x है। इसका मतलब क्या समझे आप? कि ये डीसी जो है ना वो डबल है किसका? बीडी का। तो मैं लिख सकता हूँ दैट डीसी इज 2 टाइम्स x। वैसे भी हमने क्या लिया था? बीडी लिया था। तो आप लिख सकते हो 2 टाइम्स बीडी। इससे आपको क्या पता चलता है? एक्स सॉरी डीसी जो है ना, डीसी जो है वो 2 टाइम्स है किसका? बीडी का। यानी कि ये डिस्टेंस अगर 10 है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो आप मुझे ये बताओ कि यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा इसको? 6 सेकंड लगा है। आर गेटिंग? देखिए डीसी कितना है? डबल है किसका? इसका। यानी ये जो भी डिस्टेंस है उसका ये आधा डिस्टेंस है। ये मतलब बीडी जो है उसका आधा है। चलो एक और लाइन लिख लो यहाँ पे। हमें एक्चुअली क्या है कि बीडी लिखना है ना, बीडी आने में कितना टाइम लगेगा? डी से बी तक आने में कितना टाइम लगेगा? सो आई कैन से दैट डी सी अपॉन 2 इज इक्वल टू बीडी। फ्रॉम दिस मैं लिख सकता हूँ ना, बीडी जो होगा 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डीसी अपॉन 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि बीडी जो है ना, वो डिस्टेंस जो है वो इसका आधा है। किसका आधा? डीसी का आधा है। तो भाई एक चीज बताओ, गाड़ी की स्पीड है यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है। तो जितना टाइम उसको डीसी ट्रेवल करने में लगा होगा, उसका आधा टाइम उसको लगेगा बीडी ट्रेवल करने में। तो सिंपल। आर यू गेटिंग क्या बोल रहा हूँ? गाड़ी की स्पीड यूनिफॉर्म है। मान लीजिए ये 20 किलोमीटर था, ठीक है, मान लीजिए 20 किलोमीटर था। तो 20 किलोमीटर ट्रेवल करने में अगर 6 सेकंड लगता है, तो ये कितना हो जाएगा? इसका आधा हो जाएगा, यानी ये 10 किलोमीटर हो जाएगा। तो 10 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा? जितना टाइम ये लगा था उसका आधा टाइम लगेगा, यानी 3 सेकेंड्स लगेगा। तो आप इस तरीके से भी डायरेक्टली लिख सकते हो, सिंस बीडी इज हाफ ऑफ डीसी, बीडी जो है वो डीसी का आधा है। देयरफॉर आप बोल सकते हो, देयरफॉर टाइम टेकन टू कवर हाउ मच? डीबी, डी से लेकर बी तक जाने में, टू कवर डीबी इज इक्वल टू कितना? 3 सेकेंड्स। ये तो आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, यानी आपका फाइनल आंसर कितना हो गया? वो हो गया 3 सेकेंड्स। 3 सेकेंड्स इज योर फाइनल आंसर। लेकिन अगर मान लीजिए आप चाहते हो थोड़ा और अलग तरीके से करना, ठीक है ना, तो आप कैसे करेंगे? देखिए मैं थोड़ा कलर चेंज कर रहा हूँ। आप चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखिए, अ, बस इसको थोड़ा इजी करने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको ये करना ही करना है, ठीक है। ये देखिए, मैं क्या करता हूँ कि ये कार की जो है ना स्पीड, स्पीड कितनी दी हुई है? देखो स्पीड जो है स्टार्टिंग में दिया हुआ है कि गाड़ी की स्पीड जो है यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, लेट द स्पीड ऑफ द कार, लेट द स्पीड
ऑफ कार, इसको हम एस ले लो ना, एस ले लो, एस। मान लीजिए कार की स्पीड है एस है, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो रहा है, जब ये सी से डी पे जाता है, क्या सी से डी, तो एक हेडिंग दे दो, सी टू डी। जब सी टू डी का डिस्टेंस ट्रेवल करता है तब क्या होता है, मान लीजिए कि स्पीड हमें पता है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, इजंट इट। तो स्पीड को हमने एस लिया तो एस ही रहने दो। और डिस्टेंस क्या था, डिस्टेंस डिस्टेंस जब सी से डी पे जाता है तो 2x होता है। तो यहाँ पर आप 2x लिख दीजिए, राइट। और टाइम कितना लगा है, टाइम लगा है सी से डी जाने में 6 सेकंड, यानी यहाँ पर आप 6 लिख दिया, ओके। अब ये क्या हो गया, 2 1 जा और ये 2 3 जा हो गया। तो देखिए इससे क्या हो रहा है कि हमें गाड़ी की स्पीड जो है ना वो x के टर्म में क्या मिल रहा है, ये देखिए स्पीड जो मिल रहा है हमें x/3 मिल रहा है, राइट, x/3। ये हो गई कार की स्पीड, ओके फ्रेंड्स। और कार की स्पीड है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है ना, यानी कि जिस स्पीड से वो सी से डी पे गया है उसी स्पीड से वो डी से बी पे भी जाने वाला है, ठीक है। तो दूसरा हेडिंग अपडेट हो कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम डी टू बी, ठीक है। डी टू बी इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट कि डी टू बी जाने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो डी टू बी जाने में क्या है, देखो अगेन जो हमारा रिलेशन क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो होता ही है। और कार की स्पीड क्या यूनिफॉर्म है, तो स्पीड जो है डी टू बी में भी वही रहने वाला है, कितना, x/3, क्योंकि x का टर्म में अभी अभी हमने निकाला था, x/3 उसकी स्पीड है, राइट। एंड दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है डी टू बी, ये देखिए डी टू बी डिस्टेंस जो है हमने ऑलरेडी x निकाला है, तो यहाँ पे आप x लिख दीजिए, ओके फ्रेंड्स। और टाइम टाइम भी तो हमें पता करना है कितना टाइम लगेगा, डी से बी जाने में कितना टाइम लगेगा, तो अब इसको कैलकुलेट कर लो, मिल जाएगा आपको। या तो आप x से x को कैंसिल कर दो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x इंटू टी क्या हो जाएगा, इट विल बी 3x एंड दिस इज इक्वल टू x इंटू 3x, इजंट इट। इससे हमें t क्या मिलेगा फ्रेंड्स, ये देखिए कितना इजी हो गया। सो इससे हमें t क्या मिला, t विल बी 3x डिवाइडेड बाई x, 3x डिवाइडेड बाई x से x कैंसिल हो गया। और फाइनली हमें t क्या मिला, therefore t is equal to 3 seconds, ओके फ्रेंड्स। तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, और नहीं तो ये तो ऑलरेडी हमें मिल ही चुका था, ठीक है ना, d इज इक्वल टू डी टू बी हमें कितना टाइम लगा, 3 सेकेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो आप दोनों में से कोई भी तरीका करो, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो आज के इस वीडियो के साथ हमारा ये चैप्टर जो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ये कंप्लीट होता है, ओके फ्रेंड। अगले वीडियो में हम एक नए चैप्टर के साथ आएंगे। बट अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है और हम मेरी बताई हुई चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं, देन प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। और हाँ, अगर कमेंट करेंगे कुछ कुछ अच्छी कमेंट करेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी कुछ हेल्प मिल सके, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।